बेटा हमारे पास टॉपिक चल रहा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। और उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट बातें अपनी स्टार्ट की हुई थी। पहले तो हम लोगों ने बेसिक चीज़ों के बारे में समझा था कि पीईडी होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने फैक्टर्स के ऊपर बात की थी, और फिर कल वाली क्लास में हम लोगों ने कैलकुलेशंस के ऊपर बहुत डिटेल में बात की थी। कैलकुलेशन हम लोगों ने अटेम्प्ट की थी, और हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट तरीके जिस तरह एग्जामिनर आपसे एमसीक्यूज में आपको तंग कर सकता है, आपसे पूछ सकता है कि यार मुझे ये बताओ ये वैल्यू कैसे आ रही है, वो क्या हो रहा है, सारी चीजें आपको ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की। अच्छा, अब हम लोग जो फर्दर आगे बात करेंगे ना आज, वो है कि यार बीइंग अ प्रोड्यूसर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको कैसे हेल्प कर सकता है कि अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं तो आपको किस तरीके से पीईडी जो है वो लेके चलना पड़ेगा। तो बेटा जो टॉपिक हमारा है वो है यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर प्रोड्यूसर। ठीक है। अच्छा, अब बात सुनो। देखो, प्रोड्यूसर का मेन एम क्या होता है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर का सिंपल सा एक मेन एम होता है कि भाई अपने को ना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करवाना है। तो मेन एम ऑफ द प्रोड्यूसर इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सही है। और व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू लेस टोटल कॉस्ट। भाई व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव आफ्टर सेलिंग अ गुड और सर्विस। जो आप पैसा कमाते हैं अपना कोई सामान बेचने के बाद, उसे टोटल रेवेन्यू कहते हैं। व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। बेटा रेवेन्यू को जब मैं कॉस्ट को डिडक्ट कर दूंगा रेवेन्यू से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल सी ये कहानी है। अच्छा, अब देखो व्हाट इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? टी आर इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। ये आपका सिंपल सा रेवेन्यू का फॉर्मूला है। अब बेटा अगर मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट बढ़ाना, तो प्रॉफिट बढ़ाने के मेरे पास दो रास्ते। पहला रास्ता क्या है? या तो मैं अपना रेवेन्यू बढ़ा दूं। दूसरा रास्ता क्या है कि या तो मैं अपनी कॉस्ट कम कर दूं। अब देखो, हम लोग जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, मैंने अभी तक कोई भी कॉस्ट से रिलेटेड बात नहीं की कि हम लोग अपनी कॉस्ट कम कर दें, लोअर क्वालिटी यूज कर लें, वेस्टेज वगैरह का हिसाब किताब रख ले, ख्याल कर ले। मैंने इसके बारे में कोई बात नहीं किया और ना मैं करूंगा। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है बेटा कि हमने अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है। सही है, हमारा ऑब्जेक्टिव है रेवेन्यू इंक्रीज करना। अब यहाँ पे आओ। अब देखो, जब आप एग्जाम में डायग्राम बनाते हो ना, तो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बचते हैं। आप कोशिश करते हैं कि आप वेरिएबल्स देके एरिया वाइज अपने रेवेन्यू को, अपनी सारी चीजों को आप मेजर करके वहां पे लिखो। ठीक है। तो अब मैं आपके सामने एक सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड बनाता हूँ। भाई यहाँ पे आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, ये आपके पास एक नॉर्मल सा लॉ ऑफ डिमांड आ रहा है, इसमें कोई पीडी नहीं है, हाँ नॉर्मल सा लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा भाई सुनो, आपके पास ये प्राइस लेवल आ रही है, आप इतनी क्वांटिटी बेच रहे हैं। ठीक है। आपके पास ये प्राइस लेवल आ रही है, और आप जो हो वो इतनी क्वांटिटी सेल कर रहे हो, प्राइस पी क्वांटिटी क्यू, और आप बैठे हुए पॉइंट ए के। सही है। अच्छा बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस चल रही है 10 रुपए, आप 5 यूनिट बेचते हैं, तो रेवेन्यू के फॉर्मूले के हिसाब से प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो कितने का रेवेन्यू आ गया आपके पास? 10 × 5 = 50। ये सिंपल सी बात। तो अगर मैं 10 को 5 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो कितने का रेवेन्यू आ जाएगा? 50 का। तो बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरे का पूरा बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पूरे का पूरा बॉक्स मेरा रेवेन्यू रिप्रेजेंट कर। अब मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लिखूंगा, दैट इज पॉइंट ओ। तो बेटा ये प्राइस आपकी चल रही है, ये प्राइस आपकी चल रही है, आप इतनी क्वांटिटी सेल करते हो। जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये पूरे का पूरा बॉक्स मेरे पास क्या आ जाएगा? ये पूरे का पूरा बॉक्स मेरे पास रेवेन्यू का आ जाएगा। तो बेटा करंटली मेरा टोटल रेवेन्यू क्या चल रहा है? वो है ओ, पी, ए और क्यू। सही है। जो था 50 रुपए। अब हुआ क्या? हुआ ये कि बेटा मेरे प्रोड्यूसर ने प्राइस कम कर दी। उसने प्राइस कर दी फ्रॉम P to P1, जिसकी वजह से आपकी क्वांटिटी बढ़ गई, और आप आ गए Q से Q1। प्राइस लेवल P से P1, क्वांटिटी Q से Q1, और आप बेटा पॉइंट ए से उठ के किधर आ चुके हो? आप पॉइंट ए से उठ के पॉइंट बी पे आ गए। अच्छा भाई,
अब प्राइस क्या चल रही है, P1। अब क्वांटिटी क्या चल रही है, Q1। अगर मैं इन दो को मल्टीप्लाई करवाऊं तो बेटा अब मेरा रेवेन्यू का डब्बा कौन सा आ रहा होगा, अब मेरे रेवेन्यू का ये डब्बा आ रहा होगा। अब मेरे रेवेन्यू का ये वाला डब्बा आ रहा होगा। तो बेटा आफ्टर रिडक्शन इन प्राइस मेरा नया रेवेन्यू क्या आ रहा है, न्यू टीआर, दैट इज ये वाला डब्बा। तो ये वाला डब्बा कैसे आ रहा है, O, P1, B और Q1। तो बेटा माय न्यू रेवेन्यू इज O, P1, B एंड Q1। कोई टेंशन वाली बात यहाँ तक, कोई मसले वाली बात यहाँ तक। वेरी गुड, शाबाश। अब बेटा इसी कॉन्सेप्ट को ना मैं यूज करूंगा और मैं इसको लेके जाऊंगा पीडी के अंदर। वो पीडी में कैसे जाती है, हमें वो चीज सीखनी है। ठीक है, पीडी में कैसे लेके जाएंगे, अब यहाँ पे आइएगा। मैं डिफरेंट इलास्टिसिटीज हम लोग वैसे भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमने बस यहाँ पे ये देखना है कि यार बीइंग अ प्रोड्यूसर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा प्रॉफिट बढ़े। और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, हमने क्या लेके चलना है, हमने रेवेन्यू इंक्रीज करना है। तो हमारा मेन फोकस यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज करना है। अब यहाँ पे आओ जरा, बेटा हम पहले बात करते हैं इलास्टिक की। डेफिनेशन वगैरह आपको सब पता है यार, पीईडी ग्रेटर देन -1 होती है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्यों होता है भाई, क्योंकि कंपटीशन वगैरह ज्यादा होता है, रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा होता है, ये बेसिक कहानी है आपके पास। अच्छा बेटा अब यहाँ पे मैं सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ जनरल इलास्टिक वाली। ठीक है, यहाँ पे आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी। इलास्टिक में आपके पास ऐसे कर्व बनता है, दैट इज अ फ्लैटर कर्व। सही, एक फ्लैटर कर्व आपके पास आ रहा होता है। इनिशियली फॉर एग्जांपल बेटा ये आपके पास प्राइस लेवल चल रही है, आप जो हो इतनी क्वांटिटी अपनी फिलहाल जो है वो बिक रही है आपकी। आप क्वांटिटी क्यू बेच रहे हो, ठीक है, प्राइस पी, क्वांटिटी क्यू। कंज्यूमर बैठा हुआ है पॉइंट ए पे, यहाँ पे मैंने लिख दिया ओ। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, बट आपने अपने एग्जाम में वैल्यूज देने की जरूरत नहीं। बेटा फॉर एग्जाम्पल प्राइस चल रही है 10 रुपए और आप इस पे बेचते हैं 10 यूनिट्स। ठीक है, तो आपका फर्स्ट रेवेन्यू क्या आ रहा है, ये वाली प्राइस मल्टीप्लाई बाय ये वाली क्वांटिटी, आपने मल्टीप्लाई करवाया तो बेटा ये वाला डब्बा आपके पास रेवेन्यू का आ जाएगा। तो आपका इनिशियल रेवेन्यू क्या आ रहा है, जो रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू ओ, पी, ए और क्यू। और ओ, पी, ए और क्यू के ऊपर बेटा आपके पास प्राइस चल रही है 10 रुपए, आप 10 यूनिट बेचते हैं, तो आपका रेवेन्यू कितना आ जाएगा, $10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 100। सही है। अगेन ये वाली चीज एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। भाई इलास्टिक डिमांड है, कंपटीशन ज्यादा है, रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा है। एग्जाम्पल रेक्स, एग्जाम्पल जाइनम मार्केट, एग्जाम्पल सदर मोबाइल फोन। हाँ, तो मेरे भाई मुझे एक बात लॉजिकली सोच के ये बताओ कि अगर मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है और मैं चाहता हूँ कि कशमाला का कस्टमर उठ के मेरे पास आ जाए। मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, हम दोनों टी शर्ट्स बेचते हैं और मैं चाहता हूँ कशमाला का कस्टमर उठ के मेरे पास आ जाए। तो सबसे लॉजिकल और सबसे इजीएस्ट तरीका मेरे पास क्या है जब कंपटीशन ज्यादा होता है, मैं सिंपली अपनी प्राइसेस को कम कर। सबसे लॉजिकल और सबसे इजीएस्ट तरीका मेरे पास क्या है कि मैं अपनी प्राइसेस को कम कर दूं। सही है ना, अब इधर आओ, मैंने क्या किया, मैंने अपनी प्राइस गिरा दी। सही है, मैंने बेटा प्राइस कम कर दी, मैं चला गया पी से P1। मैं चला गया बेटा पी से P1, यानी कि थोड़े से प्राइस कम की। यानी कि मैं 10 रुपए से अब कितने का माल बेच रहा हूँ बेटा, अब मैं 8 रुपए का माल बेच रहा हूँ, थोड़े से प्राइस कम किए। बेटा प्राइसेस थोड़े से कम हुई हैं बट क्योंकि इलास्टिक है, कंपटीशन ज्यादा है, आपकी डिमांड कंपैरेटिवली बहुत बड़े मार्जिन से बड़ी होगी। आपकी डिमांड कंपैरेटिवली बहुत बड़े मार्जिन से बड़ी होगी क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं पहले 10 यूनिट बेचता था, अब मैं कितने यूनिट बेच रहा हूँ, अब मैं 15 यूनिट्स बेच रहा हूँ। पहले 10 बेच रहा था, अब कितना बेच रहा हूँ, 15 बेच रहा हूँ। अब इधर आओ, बेटा न्यू प्राइस क्या चल रही है, P1। न्यू क्वांटिटी क्या चल रही है, Q1। आपने मल्टीप्लाई करवाया तो ये वाला बॉक्स आपके पास क्या आ जाएगा, रेवेन्यू का बॉक्स आ जाएगा। तो बेटा योर न्यू रेवेन्यू इज, न्यू रेवेन्यू O, P1, B एंड Q1। सही है।
ओ P1 B एंड Q1। और अगर मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन शो करूँ तो कैलकुलेशन क्या है बेटा, 8 रुपया मल्टीप्लाई बाय 15, तो सीधा सीधा आप देखो आपका रेवेन्यू कितना हो गया, 120। तो इलास्टिक क्या कहता है, इलास्टिक कहता है कि यार अगर तुम्हारी डिमांड इलास्टिक है ना, तुम प्राइसेस को थोड़े से कम करोगे, जिसकी वजह से तुम्हारी डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से बढ़ेगी। और क्योंकि तुम्हारी डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से बढ़ रही है, तुम्हारा रेवेन्यू भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यानी कि बेटा इलास्टिक डिमांड में प्राइस और रेवेन्यू में कैसा रिलेशनशिप आ रहा है कि अगर प्राइस कम होगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। बेटा इलास्टिक में प्राइस और रेवेन्यू में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। और अगर प्राइस और रेवेन्यू में नेगेटिव रिलेशन है तो यहाँ पे कर्व कैसा बनेगा, इधर आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गया बेटा आपका टोटल रेवेन्यू। आपका कर्व सिंपल सा टीआर का कैसा बनेगा बेटा, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा होगा, जो एक नेगेटिव रिलेशनशिप प्रूव कर रहा है बिटवीन प्राइस एंड रेवेन्यू व्हेन वी टॉक अबाउट इलास्टिक डिमांड। कोई मसला, वालेकुम सलाम। कोई मसले वाली बात है बेटा, बहुत सिंपल सा केस था, कोई इतना परेशान करने वाला केस तो था नहीं। सही है। अब आते हैं इसको जरा कन्वर्ट करते हैं इन इलास्टिक के। सेकंड केस आपके पास है बेटा इन इलास्टिक। इन इलास्टिक इलास्टिक का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, योर पीईडी इज लेस देन -1, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, यही डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है। एग्जाम्पल मेडिसिन, सिंपल सी कहानी है भाई। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट्स कम होते हैं, यहाँ पर कंपटीशन कम होते हैं, और यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस कम होते हैं। बेटा कर्व ऐसा एक स्टीपर कर्व बन रहा होता है। ठीक है। अब बात सुनना मेरा, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास प्राइस चल रही है 10 रुपए, और आप अगेन 10 यूनिट बेच रहे हो मेडिसिन के। ठीक है। आपकी प्राइस चल रही है 10 रुपीज और आप 10 यूनिट बेचते हैं। प्राइस पी, क्वांटिटी क्यू, पॉइंट ए पे आप बैठे हुए, इसको आपने ओ लिखा। तो बेटा एग्जाम्पल के लिए अगेन 10 रुपीज यहाँ पे और आप 10 यूनिट यहाँ पे बेचते हो, तो बेटा प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो ये वाला बॉक्स क्या आ जाएगा आपके पास, रेवेन्यू का बॉक्स आ गया। इधर आइएगा, आपका टी आर चल रहा है, टी आर इज इक्वल्स टू ओ पी ए और क्यू, जो कि कितना है, 100। प्राइस भी क्वांटिटी क्यू। बात सुनना जरा बेटा बड़े गौर से, लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो। अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं, आपके पास मार्केट में कंपटीशन कम है, आपके पास मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स कम है, लॉजिकली आप अपना माल सस्ता बेचोगे या अपना माल महंगा बेचोगे, लॉजिकली अपना माल महंगा बेचोगे। आपको पता है कि आपके अलावा मार्केट में ऐसा इतना प्रोड्यूसर नहीं, तो मैं क्यों कस्टमर को फायदा दूं, मेरा रिश्तेदार तो लगता नहीं है कस्टमर। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा लॉजिकली, बेटा मैं अपनी प्राइसेस को बढ़ा दूंगा। मैंने देखो कितनी प्राइस बढ़ा दी, मैं बेटा पी से P1 चलाइया, यानी कि मैंने 10 रुपए से अपनी प्राइस उठा के सीधा सीधा कितनी कर दी, 20, डबल कर दी। मैं कहा डबल जाओ। लेकिन क्योंकि इनइलास्टिक है, कंपटीशन वगैरह कम होता है, तो मेरी डिमांड तो उस हिसाब से कम नहीं होगी, मेरी डिमांड तो उस हिसाब से कम नहीं होगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आ गया बेटा क्यू से Q1, पॉइंट ए से पॉइंट बी। पहले मैं 10 यूनिट बेचता था, अब मैं लेट से 7 यूनिट बेच रहा हूँ। ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटा प्राइस 100% से बढ़ी है और डिमांड 30% से कम हुई है। अब इधर आओ, न्यू टी आर। न्यू टी आर क्या है, ये वाली प्राइस मल्टीप्लाई बाय ये वाली क्वांटिटी। तो बेटा ये पूरी लाइन आपके पास नए रेवेन्यू की आ जाएगी, और वो क्या है, ओ P1 B और Q1। अब बेटा प्राइस क्या चल रही है, 20, और आपके पास क्वांटिटी कितनी चल रही है, 7। तो $20 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, ये होता है 140। अब इन इलास्टिक आपको सिंपल सी बात क्या कहता है, इन इलास्टिक कहता है कि आप एक, क्योंकि मेडिसिन बेच रहे हो या नेसेसिटी गुड बेच रहे हो, आप प्राइसेस ज्यादा से बढ़ाएंगे, आपकी क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कम होगी, और बेटा एट द सेम टाइम आपके रेवेन्यू पे भी क्या अफेक्ट आ रहा है, आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप ये चीज देखें कि इन इलास्टिक में प्राइस और रेवेन्यू में कैसा रिलेशनशिप आ रहा है, इन इलास्टिक में प्राइस और रेवेन्यू में पॉजिटिव रिलेशनशिप। और जब भी पॉजिटिव रिलेशनशिप आता है तो बेटा मेरा आपके पास कर्व कैसा बनता है, इधर आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गया टी आर, आपका कर्व कैसा बनेगा, एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा होगा।
अब बेटा ख्याल रखो, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व मैंने ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया, बताऊंगा इसी इसी चैप्टर में बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो बेटा यहाँ तक कोई मसले वाली बात, यहाँ तक कोई मसले वाली बात क्लियर जा रही हैं सारी बातें। मैं एक सेकेंड अटेंडेंस ले लूँ। यार ये अटेंडेंस मार्क करो इसकी। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश, चलो अब फर्दर आगे बात करते हैं। इलास्टिक की बात हो गई, इलास्टिक की बात हो गई। अब बेटा जरा एक्सट्रीम केसेस की भी बात करनी पड़ेगी हमें, सही है। इधर आओ। अब हम लोग एक्सट्रीम केसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। जो बेटा हमारा तीसरा पीईडी होती है, तीसरी पीईडी हमारी है यूनिटरी इलास्टिक। और यूनिटरी इलास्टिक के अंदर हमारी पीईडी क्या होती है, पीईडी इज इक्वल्स टू वन, -1। सही है, पीईडी इज इक्वल्स टू -1 चल रही होती है। डेफिनेशन आप लोगों को पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितने से प्राइस में चेंज उतने से डिमांड में change, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इधर आओ बेटा, इधर आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, ठीक है। आपके पास ऐसा एक चांद की तरह हाइपरबोला बन रहा होता है, सही है। ये एक चांद की तरह एक हाइपरबोला आपके पास आ रहा होता है बेटा। ये बात तो आपको पता है, कर्व बनाना आपको आता है, डिमांड कर्व डी। सही है जी। अच्छा भाई, मेरे पास ये हिसाब किताब चल रहा है, प्राइस पी क्वांटिटी क्यू, प्राइस पी क्वांटिटी क्यू, मैं पॉइंट ए पे ऑपरेट कर रहा हूँ, सही है। ये मेरा ओ आ गया। यानी कि बेटा मेरा करंट रेवेन्यू क्या आ रहा है, वो आ रहा है ओ पी ए और क्यू। ये तो सिंपल है ना, ये प्राइस मल्टीप्लाई भाई ये वाली क्वांटिटी, बस सिंपल सही चल। प्राइजेस भी लेके चल लेते हैं। आओ आप लोगों को जरा प्राइजेस के थ्रू एग्जांपल दे देते हैं भाई। प्राइस लेट से चल रही है भाई, 10 रुपए की प्राइस आ रही है, और आपने 10 यूनिट बेचे, तो आपका रेवेन्यू कितना आ गया, 100। सही है, 100 का रेवेन्यू। यूनिटरी इलास्टिक कहता है जितने से प्राइस में चेंज उतने से क्वांटिटी में चेंज हमेशा बराबर आए। तो प्राइसेस आपके पास कम हो गई फ्रॉम पी टू P1, और आपकी क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आ गया, आपकी क्वांटिटी बढ़ गई है फ्रॉम क्यू टू Q1, ठीक है। और आप आ गए बेटा पॉइंट ए से पॉइंट बी, ठीक है। अब बात सुनो, आपका नया रेवेन्यू क्या आ रहा है, आपका नया रेवेन्यू आ रहा है ओ, न्यू रेवेन्यू, ओ, P1 B और Q1। यार अगर मैं एक चीज को गौर से देखूं, ये आपका रेवेन्यू चल रहा था ना पहले, अब क्या रेवेन्यू चल रहा है आपका, ये चल रहा है। मेरे हिसाब से तो बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है। कैसे भाई, ये वाला डब्बा ऐसे था यानी कि वर्टिकल चल रहा था, और ये वाला डब्बा हॉरिजॉन्टल चल रहा है। अच्छा और बात सुनो बेटा, अजम्पशन के तौर पे वही एग्जांपल लेके चलते हैं कि प्राइस लेट से हमारे पास हो गई है 5 रुपए, 10 रुपए से 5 रुपए हो गए, जितने से प्राइस कम होगी उतने से आपके पास डिमांड बढ़ जाएगी। तो बेटा आपकी डिमांड लेट से यहाँ पे हो गई है आप 20, डिमांड हो गई आपके पास यहाँ पे 20। तो बेटा मेरी बात सुनो ना, 20 × 5, अभी भी रेवेन्यू कितना आ रहा है आपका, अभी भी रेवेन्यू कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो जितने से आप प्राइस कम करेंगे, इक्वल अमाउंट से बेटा आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, और जितने से आप प्राइसेस को बढ़ाएंगे, इक्वल अमाउंट से आपका रेवेन्यू जाएगा। यूनिटरी इलास्टिक कहता है कि आपके रेवेन्यू पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, भले आप प्राइसेस को बढ़ा दो, भले आप प्राइसेस को कम कर दो। तो बेटा यूनिटरी इलास्टिक का जरा केस देखना, यहाँ पे कहता है कि भाई भले आप प्राइस बढ़ाओ, भले आप प्राइसेस को कम कर दो, आपका रेवेन्यू कैसा रहेगा, अनचेंज रहेगा, सेम रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब ये सेम है तो सर इसकी डायग्राम कैसे बनाते हैं। बेटा इसकी डायग्राम बनाने के दो तरीके हैं, एग्जामिनर दो अलग अलग तरीकों से इसकी डायग्राम टेस्ट करता है। वो दोनों तरीके आ सकते हैं, जरा ख्याल रखना। इधर आओ, पहला तरीका, तो यार थोड़ा सा जगह करना मेरे पास थोड़ी सी, इधर आओ बेटा, यहाँ पे आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गया आपके पास टी आर। सही है, मैंने ऐसे बनाया, टी आर फिक्स है, प्राइसेस चेंज हो सकती हैं। तो टी आर का कर्व कैसा बनेगा, ऐसे कि बेटा भले आपके पास प्राइसेस बढ़ जाएं, या भले आपके पास प्राइसेस कम हो जाएं, रेवेन्यू आपका अपनी जगह पर।
दूसरा तरीका एग्जामिनर किस तरह टेस्ट कर सकता है इस डायग्राम को भाई, ये भी आपको आना चाहिए। अक्सर एमसीक्यू के अंदर आता है, जरा पता ख्याल रखना। यहाँ पे आया टीआर, यहाँ पे आ गई प्राइस। और बेटा प्राइस चेंज हो सकती है, टीआर चेंज नहीं हो सकता। तो इस बारी टीआर कैसा बन रहा है, इस बारी टीआर ऐसा बन रहा है। अब बेटा जो बच्चा आंखें खोल के और बड़े दिमाग से ये चीजों को सुन रहा है, वो ये चीज समझ आएगा ये दोनों कर्व में डिफरेंस क्या है। जो बस क्लास गुजारे के लिए ले रहा है उसको समझ नहीं आएगी कि ये डिफरेंस क्या है। मुझे बताओ जरा क्या डिफरेंस है दोनों के बीच, एक यूं बन रहा है एक ऐसे बन रहा है, क्या डिफरेंस। एक्सेस, वेरी गुड अब्दुल कबीर। बेटा यहाँ पर एक्सेस का डिफरेंस है। इधर वाई एक्सिस पे प्राइस है और इधर वाई एक्सिस पे टीआर है। एक्सिस का डिफरेंस है। एग्जामिनर बहुत खेलता है भाई एमसीक्यूज के अंदर। आप लोग खिलौने हो, समझो इस चीज को, आप लोग खिलौने हो सारे एग्जामिनर के लिए। वो बहुत खेलेगा। आपका दिमाग उस टाइम पे खुला होना चाहिए। कोई मसले वाली बात है बेटा, समझ गए। पहला सवाल आया था टोटल रेवेन्यू चेंज क्यों नहीं होगा अगर प्राइस चेंज होगी। तो बेटा उसकी डेफिनेशन कहती है ना कि जितने से प्राइस कम करोगे उतने से डिमांड बढ़ जाएगी, या जितने से प्राइस बढ़ाओगे उतने से डिमांड कम हो जाएगी। इक्वल चेंज आएगा हमेशा। तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके रेवेन्यू पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। भले आप प्राइस बढ़ा लो, भले आप प्राइस कम करो, रेवेन्यू पे इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। अबू बकर बेटा एक्सिस का गेम है, एक्सिस का गेम है ये देखो। प्राइस और रेवेन्यू में कैसा रिलेशनशिप आ रहा है, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं आ रहा। प्राइस भले बढ़ाओ, प्राइस भले कम करो, रेवेन्यू आपका सेम की जगह, रेवेन्यू चेंज नहीं हो रहा। तो बेटा यहाँ पर पहली डायग्राम में मैंने क्या किया, प्राइस को वाई एक्सिस पे रखा, रेवेन्यू को एक्स एक्सिस पे रखा। तो प्राइसेस देखो भले आपकी बढ़ जाए या कम हो जाए, आपका रेवेन्यू अपनी जगह पर है। सही है। फिर इस डायग्राम में मैंने रेवेन्यू को वाई एक्सिस पे रखा, प्राइस को एक्स एक्सिस पे रखा। अब आप अगेन देखो, आप प्राइसेस भले बढ़ा दो, आपका रेवेन्यू अपनी जगह पर क्या है, वो तो फिक्स है, उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। समझे बात को। तो वो दोनों तरफ से खेल सकता है, एक्सिस को चेंज करके, आगे पीछे करके। सही है। चले, यूनिटरी हो गया। जरा परफेक्टली इन इलास्टिक के बारे में बात करते हैं। सर ये जो आपने प्राइस के साथ एरो बनाए हैं और टी आर अनचेंज ऐसे ही लिख दें या फिर सेंटेंस फॉर्म में, बेटा शाबाश। इस लेवल पे आगे अगर आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो, बेटा ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आप लोगों को पता नहीं है कि ये कभी भी ऐसे एग्जाम में नहीं लिखते हैं, ओ लेवल हो, एएस हो या ए टू हो। कभी भी एरोज वगैरह या फिर इस तरह, देखो ये लेक्चर है, ये आंसर नहीं। आप लोगों ने आंसर लिखना होता है, समझे। नोट्स में, हाँ नोट्स में अभी फिलहाल कॉपी करते हुए बना लो, बट आंसर में ऐसे मत करना क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कर जाते हैं। तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिखते आंसर। फोर्थ केस, फोर्थ केस पे आइएगा जी। चले जी, फोर्थ पे अपनी बात चल रही है, ये है अपने पास परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक पी डी इज इक्वल्स टू जीरो। बड़े चौकन्ना होके मेरी बात सुनो, दिमाग से, इधर आओ। बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक आपसे कहता है नो सब्सिट्यूट। ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं है, जितनी प्राइस बढ़ानी है बढ़ा दो, जितना लूटना है लूट लो, जितना काटना है काट लो। यही कहानी है ना। अब इधर आओ बेटा, लेट से ये मेरे पास प्राइस चल रही है, ये मेरे पास क्वांटिटी आ गई। परफेक्टली इनलास्टिक ऐसे बनता है, क्वांटिटी क्यू डिमांड डी। बात सुनो, यहाँ पे आया ओ, यहाँ पे आ रही है बेटा मेरे पास प्राइस लेवल, ठीक है पी, और यहाँ पे आ रहा है मेरे पास पॉइंट है। अज्यूमिंग मैं बेटा दिन की एक गोली खाता हूँ ताकि मैं जिंदा रह सकूं। सही है। और प्राइस है गोली की 100 रुपए। प्राइस कितनी गोली की, 100 रुपए। तो बेटा टी आर जो इनिशियल चल रहा है वो है 100 रुपया मल्टीप्लाई बाय एक गोली। तो कितना रेवेन्यू आ गया आपके पास, 100 रुपए। बात सुनो, जब प्रोड्यूसर को पता चला कि उसके अलावा मार्केट में कोई और सब्सिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, तो बेटा प्रोड्यूसर ने अपनी प्राइसेस को बढ़ा दिया। और वो पी से कहाँ चला गया, P1, पॉइंट ए से चला गया पॉइंट बी।
बट अब बात क्या है कि मेरे लिए तो वो नेसेसरी गुड है, मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए, तो मैं तो एक गोली खाऊंगा भले कितने की भी हो। अब बेटा गोली की प्राइस चल रही है 1000 रुपए, उसने 100 रुपए से डायरेक्ट 1000 रुपए कर दी। सही है, इधर आओ अब, न्यू टी आर वन। गोली की प्राइस कितनी हो गई है बेटा, 1000 रुपए मल्टीप्लाई बाय एक गोली। रेवेन्यू कितना आ गया, 1000 रुपए का। मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, परफेक्टली इन इलास्टिक में प्राइजेस कितने से बढ़ी है, 900 रुपए से। और आपका रेवेन्यू भी कितने से बढ़ा है, 900 रुपए से। यानी कि जितने से प्राइस बढ़ रही है, इक्वल अमाउंट से रेवेन्यू बढ़ रहा है। जितने से प्राइस बढ़ रही है, इक्वल अमाउंट से रेवेन्यू बढ़ रहा है। यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक क्या कहता है, वो कहता है कि भाई जितने से आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी, इक्वल अमाउंट से रेवेन्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा, बराबर अमाउंट से बढ़ेगा। प्राइस और रेवेन्यू में रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव। बट बेटा गैप कैसा चल रहा है, इक्वल चेंज आपके पास चल रहा है, इक्वल चेंज आपके पास चल रहा है। अब मुझे एक बात ये बताओ, मुझे एक बात ये बताओ, आप लोगों ने बेटा ओ लेवल में या फिर ग्रेड 5 8 में 6 में मैथ्स पढ़ी होगी। ये क्या है, ये क्या है, ये है 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा ही है, 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल। अगर बेटा मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को ऐसा बीच में से काट देता हूँ, ठीक है, ऐसा मैंने बीच में से काटा, तो क्या बना, 45 डिग्री इधर और 45 डिग्री इधर। ऐसा ही है ना, 45 45, 45 45 का मतलब क्या है, कि जितने से मेरे पास यहाँ पे चेंज आएगा, इक्वल अमाउंट से यहाँ पे चेंज आएगा, बराबर चेंज आएगा, है ना भाई। तो 45 45 का मतलब क्या, इक्वल चेंज, बराबर चेंज, जितने से यहाँ पे चेंज उतने से यहाँ पे चेंज। अब बेटा प्राइस और रेवेन्यू में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव। और गैप कैसा चल रहा है, इक्वल। तो बेटा रेवेन्यू और प्राइस की जो डायग्राम है उसके अंदर भी तो इक्वल आना चाहिए ना, मामला बराबर आना चाहिए। अब सुनो जरा, प्राइस और रेवेन्यू का कर्व कैसे बनेगा। बेटा वाई एक्सिस पे आ गई प्राइस, एक्स एक्सिस पे आ गया रेवेन्यू। प्राइस और रेवेन्यू का कर्व आपका परफेक्टली इन इलास्टिक में बेटा वो बनेगा ओरिजिन से। अगर आप इन इलास्टिक के कर्व को कंपेयर करो, देखो है तो वो भी अपवर्ड स्लोपिंग, पर उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गैप दिया हुआ है, क्योंकि वो इक्वल नहीं। सही है। हालांकि यहाँ पर रेवेन्यू कैसा है, इक्वल। इसीलिए कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से। और जो मैंने आपको फर्स्ट बात बताई थी कि आपका अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हमेशा ऊपर से बनेगा, अपार्ट फ्रॉम सम केसेस जो मैं खुद बताऊंगा, वो मैंने अपनी बात यहाँ पे आज प्रूव कर दी है कि ये ओरिजिन से क्यों बनता है। कोई मसले वाली बात, कोई मसले वाली बात। मैं हर जगह पे आपको लॉजिक दे रहा हूँ, रट्टों से गुरेज करेंगे, तो आपने भी बेटा रट्टे नहीं मारने हैं। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा बेटा, आज मैं वैसे क्लास में लेट हो गया हूँ, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड करूंगा, तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलो, कॉपी करने का टाइम शायद मैं ना दे पाऊँ आप लोगों को। अच्छा इधर आओ, फिफ्थ केस। फिफ्थ हमारे पास है बेटा परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में बेटा क्या है, पीईडी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, ठीक है। ये कहानी चल रही है, थाउजेंड ऑफ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग सेम गुड सेम क्वालिटी सेम प्राइस लेवल, ऐसा ही है। अभी जरा बेटा डायग्राम को देखो, बेटा इधर आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, और आपके पास ये मामला चल रहे हैं। सही है, ये प्राइस आ रही है, ये डिमांड आ रही है, आप इधर ऑपरेट कर रहे हैं, पॉइंट ए, क्वांटिटी क्यू, और ये आ गया आपका O। अच्छा भाई, फॉर एग्जाम्पल कोई एक लौंडा, सर एज वी नो दैट व्हेन देयर इज नो सब्स्टिट्यूट द प्रोड्यूसर इंक्रीज द प्राइस अकॉर्डिंग टू हिज विल, एनी रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एनी प्रोडक्ट। बेटा आपने शायद फर्स्ट लेक्चर मिस किया था, मैंने कहा था कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, बट क्लोजेस्ट एग्जांपल करीब करीब होती है। जैसे कि फाइजर एक वैक्सीन आई थी, तो फाइजर उस टाइम पे परफेक्टली इलास्टिक थी, फिर बाद में जाके वो इलास्टिक होना शुरू हो गई। अच्छा भाई, कोई लौंडा पकड़े यहाँ से, अपने पास कौन कौन बॉयज के अंदर है। चलो अबू बकर की बात कर ले, अबू बकर। भाई अबू बकर, ये ना अबू बकर के दूध की कंजम्पशन, अबू बकर
हर दिन 2 लीटर दूध खरीदता है दूध वाले से, ठीक है। अज्यूमिंग एक वो न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके चल लेते हैं कि भाई दूध की प्राइस है 5 रुपए और अबू बकर 2 लीटर दूध खरीदता है, तो अबू बकर की तरफ से दूध वाले का कितना रेवेन्यू आता है? 10 रुपए का रेवेन्यू आता है। अच्छा, अब हुआ ये कि अबू बकर के घर आए लड़की वाले अबू बकर को देखने, ठीक है। अब जब लड़की वाले अबू बकर को देखने आएंगे तो जाहिर सी बात है बेटा, बड़े खास मेहमान हैं, 7 जिंदगियों का जो है वो नाता है होने वाला है, तो बड़े और जो ड्रामेबाजी होती है। तो अबू बकर बड़ा खुश कि यार लड़की वाले आ रहे हैं आज घर पे, और ना उनकी ना खातिर तवाज़ुन में किसी भी किस्म की ना कोई कमी नहीं छोड़नी। तो जाहिर सी बात है बेटा, जब इतने खास मेहमान आ रहे हैं तो चाय ज्यादा बनेगी, खीर वीर बनेगी, लस्सियां वस्सियां बनेगी, और क्या है वो जो और जो डिजाइन की मिठाइयाँ होती हैं वो डिजाइन मिठाइयाँ बनेंगी। तो अबू बकर ने क्या किया? अबू बकर भागता हुआ गया और अबू बकर ने पहले के मुकाबले में ज्यादा दूध खरीद लिया। जाहिर रसमलाई वगैरह बनेगी भाई, क्वांटिटी आ गई क्यू से दूध वाले की Q1 पे, और वो आ गया पॉइंट ए से पॉइंट बी। बेटा बात सुनो, अबू बकर पहले कितना दूध लेता था? 2 लीटर फॉर एग्जाम्पल, अपने कंजम्पशन के हिसाब से। प्राइस पी क्वांटिटी क्यू, तो अबू बकर का रेवेन्यू ये आ रहा है। तो बेटा प्राइस पे इस प्राइस पे अबू बकर का रेवेन्यू है O P A और क्यू। अब जब लड़की वाले आए अबू बकर के घर अबू बकर को देखने, तो अबू बकर ने ज्यादा दूध लिया होगा, सही है। अपनी क्वांटिटी क्या चल रही है? Q1। अबू बकर की क्वांटिटी क्या आ गई? Q1, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसने 5 लीटर दूध ले लिया। लेकिन बेटा प्राइस अभी भी क्या है? प्राइस अपनी जगह, प्राइस अपनी जगह पर। अब इधर आओ, नया अबू बकर का क्या रेवेन्यू आ रहा है, मतलब दूध वाले का अबू बकर की तरफ से? वो है ये प्राइस मल्टीप्लाई बाय ये क्वांटिटी, दैट इज O P B और Q1। अबू बकर दूध की प्राइस क्या पे कर रहा है पर लीटर? 5 रुपए। बट अबू बकर कितना दूध खरीद रहा है बेटा? 5 लीटर खरीद रहा है। यानी कि दूध वाले का रेवेन्यू कितना आ गया इस मर्तबा? दूध वाले का रेवेन्यू कितना आया? 25 रुपए। बेटा मुझे एक बात ये बताओ, दूध वाले का रेवेन्यू बढ़ रहा है, हमें ये चीज तो क्लियरली नजर आ रही है कि उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो, बट रेवेन्यू इंक्रीज होने के पीछे वजह क्या है? देखो, प्राइस तो अपनी जगह पर ही है, प्राइस तो वजह नहीं है। रेवेन्यू इंक्रीज होने की वजह प्राइस तो नहीं है, बट बेटा क्या चीज बढ़ने से दूध वाले का रेवेन्यू बढ़ गया? क्वांटिटी बढ़ने की वजह से दूध वाले का रेवेन्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि परफेक्टली इलास्टिक एक ऐसा वाहिद पीईडी है जो कहता है कि प्राइस के अंदर कोई अफेक्ट नहीं आ रहा भाई, प्राइस में कोई भी अफेक्ट नहीं आ रहा। जबकि क्या लिंक चलता है? क्वांटिटी बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्वांटिटी कम होगी तो रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगेन वही बात है, जितने से क्वांटिटी बढ़ेगी उतने से रेवेन्यू बढ़ेगा। इक्वल चेंज चल रहा है। अब यहाँ पे आओ, इधर प्राइस की जगह पे अब क्या चीज आ जाएगी? क्वांटिटी। और बेटा रेवेन्यू आ गया यहाँ पे, तो जितने से क्वांटिटी बढ़ेगी उतने से रेवेन्यू बढ़ेगा, रिलेशनशिप पॉजिटिव है। और बराबर का चेंज है तो बेटा स्टार्ट भी कहाँ से होगा? वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। कोई मसले वाली बात बेटा, कोई मसले वाली बात है? शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त। ठीक है, तो बेटा अपने को एक शॉर्ट केस याद रखना है। इलास्टिक है तो प्राइस कम करो, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। इन इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ाओ, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। यूनिटरी इलास्टिक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भले प्राइस बढ़ा लो भले प्राइस कम कर लो। परफेक्टली इन इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ाओ, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक है तो क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करें, आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो। कोई मसले वाली बात है बेटा? समझ गए सारी चीजें? चलो, क्लास को ऑफ करें। मैं आप लोगों को ये फाइल भेज रहा हूँ, और होमवर्क एक नजर देख लो जरा, होमवर्क आप लोगों को जो मैं दे रहा हूँ अभी। बेटा आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, हाउ परफेक्टली लास्ट बनाओ, यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है। और बेटा जो आपकी ड्यू डेट है, आज क्या है? संडे है ना? आपकी ड्यू डेट है सैटरडे।
बल्कि सैटरडे नहीं, सैटरडे नहीं, यहाँ तक करना है। आपकी ड्यू डेट है फ्राइडे, और फ्राइडे को लाजमी मुझे ये होमवर्क चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ है कि यार हाउ प्रोडक्ट कैन बी इलास्टिक टू वन इंडिविजुअल एंड इलास्टिक फॉर अनदर। बेटा इसका सिंपल सा आंसर ये है, तो बेटा एसएस भेजो, इसका स्क्रीनशॉट लो, भेजो ग्रुप पे, मेहनत करो, शाबाश। ये जो क्वेश्चन है इसको जरा समझ लें। ये कहता है कि यार एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, आपके लिए वो इलास्टिक है, मेरे लिए इनइलास्टिक है। तो बेटा वो यहाँ पे कहानी आ जाती है ब्रांड लॉयल्टी की। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या, कि भाई हो सकता है एप्पल का फोन मेरे लिए इनइलास्टिक हो, आपके लिए इलास्टिक हो, क्योंकि मैं ब्रांड लॉयल हूँ। सिगरेट मेरे लिए इनइलास्टिक हो, आपके लिए इलास्टिक हो, क्योंकि मैं पीता हूँ या हैबिट फॉर्मिंग मेरे लिए गुड है, सही है। तो ये इधर फैक्टर्स नहीं मांगे हुए उसने, फैक्टर्स नहीं मांगे हुए। वो ये कह रहा है कि यार एक प्रोडक्ट कैसे दो बंदों के लिए अलग अलग पीढ़ी रख सकते, समझ गए बेटा बात को।